चलिए तो स्वागत है आप सबका अपना चैनल केजेल क्लासेस 786 पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और आपको पता है कि पहले हम ग्रुप डिस्कशन जो चला रहे थे मैट्रिक एग्ज़ाम 2024 में जो होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट VBI क्वेश्चंस लेकर आता था सुबह 7 बजे हर रोज़ और डिस्कशन करवाता था उसका, और आप लोग को पता चलता था कि आप लोग कितना सही क्या है गलत। उसका टाइमिंग चेंज कर दिया गया है। अब हर रोज शाम 6 बजे उसका लाइव ग्रुप डिस्कशन लाइव आते हैं, तो शाम में 6 बजे जरूर जुड़ें। इंपॉर्टेंट नोटिस है, बहुत फ़ायदा करेगा आपके एग्ज़ाम में, काफ़ी सहायता करेगा क्योंकि 50% का वेटेज है एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो शाम में लाइव में जुड़ो, ठीक है। और जो नया सब्सक्राइब कर लो। और कहता है कि मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा ये तेरे बस की बात नहीं, तो हौसलों ने मंजिल के आंखों में आंखें डालकर बोली चल झूठी इतनी तेरी औकात नहीं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, आपके अगर अपने आप पे भरोसा है, हिम्मत है, दम है, तो आप हर चीज़ को फतेह कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा बकवासी नहीं करेंगे और क्लास को करेंगे स्टार्ट। क्लास 10th ज्योग्राफी आज हम कर रहे हैं, उसका चैप्टर 3। इसके पहले चैप्टर 2 हम इसके पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 क्या किया, पढ़ा दिया गया है। चैप्टर 1 क्या था? चैप्टर 1 क्या था रे? चैप्टर 1 था संसाधन और विकास और आयोग, है ना। संसाधन, विकास और उपयोग हम पढ़ा चुके हैं। दूसरा आपको पढ़ा था भूमि और मृदा संसाधन, पढ़ा दिया ना। दोनों वीडियो अपलोड जाकर देख लीजिए जो लोग नहीं देखें। आज हम पढ़ाएंगे आपको जल संसाधन, यानी कि इस चैप्टर में आपको हम जल के बारे में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। आपको बता देते हैं कि हमारे लिए, हमारे जीवन में यानी मानव जीवन में जल कितना बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। यानी जल का बहुत बड़ा योगदान है, जल का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है ना जी। यानी कि हाँ, हमारे जीवन में जो है हमारे जीवन में जो है जल काफी महत्वपूर्ण है। देखो महत्वपूर्ण कैसे बोल सकते हैं, जल को महत्वपूर्ण क्यों बोल रहे हैं? तुमको पता है जल का इंपॉर्टेंस। जल के बिना आज इंसान कोई काम नहीं कर सकता, है ना। आप सुबह से लेकर शाम तक दिन भर जो काम करते हैं उसमें जल का क्या क्या रोल है आपको अच्छे से पता है ना रे। नहाना है, धोना है, खाना बनाना है, हाँ, कपड़ा धोना है, गाड़ी धोना है, फूल पत्ती पेड़ पौधों को पानी देना है ना, खेती करना है। हर चीज में आपको आज जल की आवश्यकता, हर चीज में जल की आवश्यकता है। तो मेरे कहने का मतलब बच्चे कि जब हर चीज में जल की आवश्यकता है तो जल हमारे लिए क्या है रे? एक इम्पोर्टेंट संसाधन है, महत्वपूर्ण संसाधन है। यानी जल के बिना जीवन संभव नहीं है, और जिसके बिना जीवन संभव नहीं होता है उसको हम आधारभूत, क्या बोल सकते हैं? आधारभूत संसाधन बोल सकते हैं, या फिर उसी को महत्वपूर्ण संसाधन बोल सकते हैं। तो जल हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, जल हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो ध्यान से, तो जल क्या है? बोलो, जल कैसा संसाधन है? तो हम कह सकते हैं कि सर जल जो है, जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि महत्वपूर्ण है, या फिर या कैसा है रे? या जल एक आधारभूत, यानी जिसके बिना जीवन संभव नहीं हो, जिसके बिना जीवन संभव नहीं हो तो उसको क्या बोल देंगे? आधारभूत। क्या बोलेंगे? आधारभूत संसाधन है। अच्छा एक बात बताओ, तुमको पता है कि हमारे पृथ्वी पे जल तो है ना, बहुत मात्रा में जल है कि नहीं है रे? बहुत ज्यादा मात्रा में जल है। अगर देखा जाए तो खाली जल जल है, देखा जाए तो सिर्फ जल ही जल है। यानी कि तुमको दिखाते हैं कि ध्यान से देखना है। हम कह रहे थे कि हमारे पृथ्वी पे जल जो है बहुत ज्यादा मात्रा में है। यानी अगर हम पूरे विश्व को देखें, देखो पूरे वर्ल्ड में, अगर पूरे वर्ल्ड के पानी को हम 100% मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं? 100%। यानी पूरे वर्ल्ड के पानी को कितना माने हैं? 100%। उसमें से हमारा जो, हाँ, उसमें से जो पानी है ना, यानी पूरे 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 विश्व में जो पानी होगा, सब पूरा, अगर हम पूरा विश्व को 100% मानते हैं, उसमें से पानी कितना है? 71%। कितना परसेंट है? 71% पानी है। तो स्थल कितना परसेंट हो जाएगा? 29%। होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा ना। अब तुम गौर से देखो इसको एक बार, कि तुमको जितना भी ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? सब पानी है। तो ये ब्लू ब्लू जो दिखाई दे रहा है, जो नीला कलर से दिख रहा है आपको, ये सब क्या है रे? पानी है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि 71% पानी है, और ये सब जो दिखाई दे रहा है ये सब क्या? स्थल है। यानी ये 29% में है। कितना परसेंट में है?
29% में है। इसीलिए तो जब इतना ज्यादा मात्रा में पानी है हमारे पृथ्वी पर, तो जब इंसान कोई अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखता है तो उसको क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? नीला। यानी आपसे अगर पूछेगा कि बताओ पृथ्वी नीला क्यों दिखाई देता है, तो ज्योग्राफी के हिसाब से आपका जवाब होना चाहिए कि पृथ्वी पे पानी की अधिक मात्रा में उपस्थिति के कारण पृथ्वी जो है नीला दिखाई देता है। अब पृथ्वी पर से देखेगा तो नीला नहीं दिखाई देगा, ऊपर से देखेगा ना तो पानी जो है नीला कलर का दिखता है। तो बोला है पृथ्वी पर जल का अधिक मात्रा में उपस्थिति के कारण पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई। देखो अभी ज्यादा नीला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? नीला दिखाई देता है। लेकिन अगर साइंस के दृष्टिकोण से जवाब देगा, फिजिक्स के दृष्टिकोण से जवाब देगा, तो बोलना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, पढ़ाया था ना तुम लोग को, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। लेकिन ज्योग्राफी के हिसाब से जल के अधिकता के कारण, जल के अधिकता के कारण। यहाँ तक कोई दिक्कत है तुम लोग को? नहीं। यानी पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण जो पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से तुम लोग देखेगा, एक ई है भूमध्य रेखा, यानी बीच बीच गया है लाइन, गया कि नहीं गया है? हाँ, तो ये है भूमध्य रेखा। क्या है? थोड़ा पानी देना, इसको साफ करना, पहले साफ कर दो, मुझे नहीं आ रहा, पता नहीं चलेगा, बच्चे लोग गड़बड़ा जाएगा। चलिए इधर शांत हो। तो हम क्या बोल रहे थे? हम बोल रहे थे कि 71% पे क्या है रे? जल है। और 29% पे क्या है? स्थल है। 29% पे स्थल है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। और पृथ्वी नीला क्यों दिखाई देता है हम भी बता ही चुके हैं, जल की उपस्थिति के कारण। अब तू लोग ध्यान से समझेगा, मान ले कि जो पृथ्वी पे जितना भी पानी है, पृथ्वी पे जितना भी पानी है, तो पृथ्वी पे जितना पानी है उसको हम पूरा कितना मानते हैं? 100%। कितना मानते हैं? 100%। हम पूरा को मान लिए हैं, सिर्फ पानी को। किसको माने हैं? पानी को। तो 100% पानी में, 100% पानी में क्या सब पानी पीने लायक है क्या? नहीं। तो तू लोग देखा होगा, जितना पानी तू देख रहा है सब पानी पीने लायक है? नहीं ना। इसमें से जितना भी पानी सब समुद्र में, कहाँ है? समुद्र में। यानी वो पानी हम पी नहीं सकते हैं, वो पानी पी नहीं सकते। तो पीने लायक पानी कितना है? तो पीने लायक पानी कहाँ मिलेगा? तो हाँ जी, तो अगर हम बोल रहे थे कि पूरे पृथ्वी पर जो भी जल है वो जल सब पीने लायक थोड़ा ना है ना? पीने लायक नहीं ना। पीने लायक पानी बहुत ही कम है, पीने लायक पानी बहुत ही कम है। अब तुमको पता है कि पीने लायक पानी कहाँ हो सकता है? तो जमीन के अंदर हमको मिलेगा, है ना? नदी में मिल सकता है, मीठा पानी है सब, ठीक है ना? अब यहाँ समझ, जब पूरे पानी को हम 100% माने हैं, पृथ्वी पर जितना भी पानी है उसे कितना माने हैं? 100%। 100% में तुम लोग ध्यान समझ, जो हमारा ये महासागर दिखाई दे रहा है, सब कुछ महासागर ना है। क्या है? महासागर। तो महासागर में पानी कितना है? 96.5%, यानी 96.5%। 96.5% कहाँ है रे? महासागर में है। और मात्र 3.5% पानी जो है बचता है ना, जो हम लोग यूज कर सकते हैं, पी सकते हैं। लेकिन ये 3.5% पानी में भी तुम्हारा कितना परसेंट है? 2.5%। कितना परसेंट है? 5%। यानी 2.5% पानी है जो हमारे लिए पीने लायक है, यानी मीठा पानी है। कैसा पानी है ये? मीठा पानी है। क्योंकि हम लोग कौन सा पानी पियेंगे? मीठा ही ना पानी पियेंगे। कि ये समुद्र का पानी पियोगे? खारा पानी नहीं पियोगे। तो मीठा पानी पीने लायक कितना हमारे पास? 2.5%। और ये 2.5% को अगर हम मान लेते हैं 100%, कितना मान लेते हैं? 100%। अगर हम 2.5 को मानते हैं, पूरा हम 100 मान लिए हैं। अब यही 2.5% में जिसको 100% माने, एकरो में तुम्हारा जो कितना 70% होगा। कितना होगा? 70%। इसको भी 2 भाग बांट, ये हो गया 70%। 70%। ये जो 70% दिख रहा है ना, ये कौन रूप में है? ये बर्फ के रूप में। कौन सा रूप में है? बर्फ के रूप में है। देख बर्फ के रूप में कैसे बताते हैं, तो ध्यान से देख। हम बता रहे थे ना कि देखो ये बीच वाला लाइन दिखा है जो काला रंग से हम खींच रहे हैं, ये है भूमध्य रेखा। क्या है? यानी बीच बीच गया, विषुवत रेखा जिसको बोलते हैं, एकदम पूरा बीच बीच से गया हुआ है ना, तो इसीलिए इसको बोलेंगे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अब ध्यान से देख कि जैसे जैसे, और यहाँ पे सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा पड़ता है, सीधे पड़ता है, इसलिए गर्मी यहाँ पे ज्यादा होता है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे ना तो ठंडा बढ़ने लगता है। क्या बढ़ने लगता है? ठंडा। जैसे जैसे ऊपर की तरफ हम बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा हमको? ठंडा। क्या हो गया इसको चेक करो, पानी आ गया इसमें लगता है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे उसमें क्या हो गया? ठंडा बढ़ने लगता है।
इसीलिए तो जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो हमको ऊपर जाने पे लोग गोरे गोरे दिखाई देते हैं, पता है ये बात है ना। इधर काला काला रहता है, थोड़ा कम काला, फिर पूरा ऊपर पहुंचे तो क्या हो जाएगा, उजला उजला गोर गोर सब दिखने लगता है। उसी प्रकार से यहाँ से नीचे ही बढ़ेगा तो वही हाल होने वाला है ना। और जो बीच से हम लाइन खींचे हैं यहाँ पर ध्यान से देख, तो जब ऊपर जा रहे हैं तो ठंडा बढ़ रहा है ना, ठंडा बढ़ रहा है मतलब वहां पर जो ज्यादा ठंडा बढ़ता है देखता पानी जमने लगता है और बर्फ के रूप में आने लगता है। तो थोड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा इसे उजला वाला भाग, देख उजला वाला भाग दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या है, ये बर्फ है, क्या है ये, और नीचे भी तुमको देख यहाँ भी इसे उजला वाला भाग दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ये सब क्या है, ये सब भी बर्फ है, क्या है ये सब जो उजला वाला दिख रहा है, ये सब क्या है, बर्फ है, क्योंकि यहाँ पे ठंडा ज्यादा है। तो हम क्या बोले कि पीने वाला पानी हमको मीठा पानी जो 2.5% है ना, जेकरा में 70% कौची है, बर्फ के रूप में जमा है। देखिए बर्फ के रूप में क्या है रे, जमा है। और वैसे तो पता है कि हमारे विश्व में पांच गो क्या है, हमारे विश्व में टोटल कितना महासागर है, 5 गो महासागर है कि नहीं है। अब ध्यान से देख, जैसे बता देते हैं 5 के नाम, देख थोड़ा दिख रहा होगा प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर दिख रहा है। आइए को प्रशांत महासागर यहाँ भी है, देखो एगो यहाँ है, एगो यहाँ है। तो तू लोग बोलेगा सर जी प्रशांत महासागर 2 कैसे हो गया, प्रशांत महासागर 2 कैसे हो गया, तो प्रशांत महासागर 2 नहीं है, और पृथ्वी हमारे गोल है, तो इसको हम ऐसे खोल के ना पढ़ रहे हैं। अगर हम इसको ऐसे करके जोड़ देंगे, देखो ऐसे उठा करके ऐसे जोड़ देंगे तो ये दोनों आकर के ऐसे आकर सट जाएगा। तो ये प्रशांत महासागर जो हटा हुआ है, ये दोनों आकर से जुड़ेगा नहीं जुटेगा, जुटेगा ना, यानी कि दोनों प्रशांत महासागर जो दोनों एक है। पर यहाँ पे तुमको दिख रहा है क्या है कि अलग है, क्या है देख, उत्तर प्रशांत महासागर यहाँ पे लिख ले, उत्तर प्रशांत महासागर, मतलब दोनों क्या है, एक ही है। तो इस सबसे बड़ा महासागर यही है, कौन, प्रशांत महासागर। उसके बाद जो हमारा दूसरा महासागर होता है, दूसरा जो होता है वो होता है अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर, अटलांटिक महासागर, देखिए यहीं पर है। इधर आओ यार, ध्यान से देखो, ये दिखाई दे रहा है तुमको, ये सब पूरा क्या है, ये सब अटलांटिक महासागर। देखो ये सब क्या है, ये जो है ना ये वाला, ये कौन सा महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है। जो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर, और तीसरा जो देखो भारत के नीचे है कौन सा, ये हिंद महासागर। कौन सा है, हिंद महासागर, ये तीसरे नंबर का हो गया। उसके बाद 4 नंबर में जाएंगे तो एक आता है अंटार्कटिक। कौन सा आता है, ये देख नीचे वाला, ये दिखाई दे रहा हो तुमको, अंटार्कटिक महासागर चौथा नंबर। 5वां नंबर में आता है हमारा आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर, आर्कटिक महासागर, जो दिखाई दे रहा है तो ये वाला उजला वाला भाग दिखाई दे रहा है, यही हमारा कौन सा है, आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर, आर्कटिक, जहाँ पे बर्फ जमा हुआ है। तो बर्फ कहाँ का जमा है, ग्रीनलैंड में, इसको ग्रीनलैंड ही बोलते हैं, आर्कटिक महासागर में। और अंटार्कटिका महासागर में क्या जमा हुआ है, बर्फ जमा हुआ। हम क्या बोले थे कि 70% क्या है, बर्फ जमा है ना, 70% बर्फ जमा हुआ है। तो क्या परसेंट बचा, 30% बचा, 30% बचा। तो 30% पानी क्या है, हम लोग का पीने लायक बचा हुआ है। 70% तो खा गया, 2.5 का भी 70% खा गया, तो 30% पानी जो है हम लोग को पीने लायक है। अब ये 30% पानी जो है कहाँ है ना। उससे पहले बता देते हैं कि बर्फ समझ में आ गया ना, कि 70% जो बर्फ के रूप में है, तो बर्फ के रूप में भी है तो कहाँ है, तो बताया ना कि देखो ग्रीनलैंड में है, कहाँ है, ग्रीनलैंड में है, और अंटार्कटिका में है, और कहाँ है सर, तो और है तुम्हारा हिमालय में। कहाँ है, हिमालय पर्वत, जो हिमालय पर्वत है, देखो यहाँ पर भारत हमारा ये ना है, और हिमालय ऐसे क्या हुआ है, यहाँ से इस तरीके से हिमालय है, ये यहाँ पे हिमालय है, हिमालय पर्वत है, इसी के ऊपर बर्फ जमा हुआ है, इसी के ऊपर बर्फ जमा हुआ है, और बहुत बड़ा बड़ा चट्टान है बर्फ का, क्या जिसको बोलते हैं ग्लेशियर। क्या बोलते हैं, ग्लेशियर, यानी कि वो बर्फ जो जम कर रहता है ना, उसको बोलते हैं ग्लेशियर। क्या बोलते हैं, ग्लेशियर। तो हिमालय पर्वत पर जो सबसे ऊंचा है, क्यों बहुत ऊंचा पर है, बहुत ऊंचा पर है, तो ठंडा तो रहेगा ऊपर में, तो ऊंचा पर है, तो इसीलिए लगभग 8 किलोमीटर तक लगभग उसका ऊंचाई है, ठीक है ना। तो ये बर्फ जो है ऊपर हिमालय के ऊपर जमा हुआ है, जिसको बोलते हैं ग्लेशियर। तो बर्फ हमारा किस किस रूप में जमा मिलेगा, बर्फ के रूप में मिलेगा, यानी कि तुम्हारा मिलेगा ग्रीनलैंड में मिलेगा, अंटार्कटिका में मिलेगा, और ग्लेशियर यानी हिमनद के रूप में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, हिमनद के रूप में मिलेगा। और ये जो 30% में है, ये पानी पीने वाला जी कहाँ का मिलेगा, तो थोड़ा नदी में मिलेगा, तालाब में मिलेगा, झरना में मिलेगा, जमीन के अंदर भूमिगत पोखर में मिलेगा, जमीन के अंदर भूमिगत जो तुम लोग निकालता। देखता आज क्या हो रहा है दिक्कत, पीने का पानी कम नहीं है। पीने का पानी पहले हम लोग क्या करते थे कि पहले 40 फीट पे ही बोरिंग करते थे, पानी निकलता था। आज उससे और नीचे जाना पड़ रहा है, 60 फीट पे जा रहे हैं।
100 फीट पे जा रहे हैं, आप तो 160-70 पे जा रहे हैं हम लोग, तब पानी निकल रहा है। यानी पीने वाला पानी दिन पर दिन घट रहा है, दिन पर दिन घट रहा है। यानी हम कह सकते हैं, अच्छा बताओ पानी की कमी हो सकता है नहीं हो सकता है? तो पानी की तो कमी नहीं है, अगर देखा जाए तो खाली पानी है। ई वाला पानी की कभी कमी नहीं होगा जिसको हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। यानी कि ई पानी जो है अनवीकरणीय, कैसा है? सॉरी, ई पानी जो है नवीकरणीय हो जाएगा, क्योंकि खत्म होने वाला नहीं रहा है, ये तो वापस आ रहा है ना हमेशा। लेकिन जो हम लोग पानी पी रहे हैं, जो पीने वाला पानी, जो मीठा पानी है, वो कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा अनवीकरणीय, क्योंकि दिन पर दिन मीठा पानी जो है खत्म होते जा रहा है। क्या हो रहा है? खत्म होते जा रहा है ना। इसीलिए हम लोग को पानी को बचाने की जरूरत है, पानी को संरक्षण करने की जरूरत है। इसीलिए जो है कई ऐसा, जैसे एक राज्य है तमिलनाडु, वो राज्य है जो भारत के नीचे आता है, यहीं पर आता है, देख यहाँ पर आता है तमिलनाडु, ठीक है ना। वहाँ पे तो अनिवार्य कर दिया है पानी को बचाने के लिए, पानी संरक्षण के लिए तो नियम बना दिया, कानून बना के रखे हुए, ठीक है। तो पानी को बचाना कैसे बचा सकते हैं? जैसे नदी का पानी गंदा नहीं हो, देखता है बहुत सारा फैक्ट्री से बहुत सारा कचरा निकलता है, सब उसी में बहा देता है, नदी बहाता है ना। आदमी लोग क्या करता है, जानवर भैंस गोरू जाकर धोते रहता है उसी के अंदर, घर से जो कचरा निकलता है सब उसी में बहा देता है। तो नदी का पानी खराब हो रहा है ना, गंदा हो रहा है ना। तो हमें पानी को बचाने की जरूरत है। बहुत सारे लोग रसायन के छिड़काव करते हैं मछली उछली को मारने के लिए, पकड़ने के लिए, वो सब डालने से भी पानी का क्या होता है? पानी गंदा हो रहा है, पानी दूषित हो रहा है। तो हमें पानी को बचाने की जरूरत है, पानी को संरक्षण देने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो लोग को दिक्कत है नहीं ना? अब हम जो जो बता दिए है ना उसको लिखेंगे, जो जो बता दिए उसको क्या करेंगे? लिखेंगे, ठीक है। अब चला चलो, तो हम क्या बोल रहे थे? देखो, जल जो है, जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है। कैसे? तो लोग को पूरा बता चुके हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हम क्या बोल रहे थे? अभी बता रहे थे कि जल तो महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है। लेकिन हमने बोला कि जो हमारा जल है, वो जल कैसा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन बोल सकते हैं। जल जो है कैसा संसाधन कहलाएगा? क्योंकि खाली पानी ही पानी न है। क्या हम जल को दोबारा नहीं बना सकते हैं? हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को मिला देंगे, जल बन जाएगा। अरे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला देंगे, जल बन जाएगा। तो जल एक नवीकरणीय संसाधन है, जल एक नवीकरणीय संसाधन है। अब जल में तो सब जल आता है ना, मीठा खट्टा सब आता है, जो पी सकते हैं वो भी, जो नहीं पी सकते हैं वो भी। लेकिन पूछेंगे पीने लायक जल, कौन सा जल? पीने लायक। अच्छा, पीने लायक जल। अच्छा, पीने लायक जल का मतलब क्या हुआ? पीने लायक जल अर्थात मीठा जल की हम बात करें। किसकी बात कर रहे हैं? मीठा जल। यानी हम लोग जो पानी पीते हैं वो कैसा होता है? मीठा। ई कैसा? नवीकरणीय, क्या नवीकरणीय? ई है अनवीकरणीय। कैसा है? अगर अनवीकरणीय नहीं होता तो पानी का किल्लत होता रहे। बोलो, अनवीकरणीय संसाधन है। कैसा संसाधन है? हाँ, तो पीने वाला जल जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है, यानी कि ये खत्म हो सकता है। इसीलिए हमें पानी की संरक्षण करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कोई दिक्कत? अच्छा, वर्षा का जल पूछा कैसा होता है? वर्षा का जल भी मीठा होता है। देखा कपड़ा कितना अच्छा से साफ होता है, तो वर्षा का जल भी क्या होता है? मीठा होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब तुम लोग को तो हम वर्ल्ड मैप दिखा ही चुके हैं, वर्ल्ड मैप को दिखा कर सारी चीज बता ही दिए हैं। अब हम उसको लिखाते हैं। तो तुम लोग बताना, हम क्या बोले थे? पृथ्वी पर जो जल का भाग है, हम बताए थे अभी कि पृथ्वी पर जल का भाग कितना परसेंट है? 71%। पृथ्वी पर जल का भाग कितना परसेंट है? हम बोले थे 71%। कितना रहे? 71%। यानी कह सकते हैं इसको 2/3। कितना बोल सकते हैं इसको? 2/3 मतलब 2/3, मतलब 3 में से 2 भाग कौची है? खाली पानी है। तो एक भाग ना 1/3, एक भाग ना जो स्थल बचा। स्थल कितना भाग बचा है? ईंट डाली थी इसमें, एक भाग ना स्थल बचा है, ज्यादा कुछ बचा है तो सिर्फ एक भाग। तो 2/3 बोले या 71%, एक ही बात है। पूछेगा पृथ्वी पर जल का भाग कितना है तो कहना 2/3 या फिर 71%। कोई दिक्कत नहीं। अब हम तुमसे पूछेंगे, अब हम अभी बता दें कितना पॉइंट है यहाँ पर, याद होगा तुम लोग को, कि पृथ्वी जो है नीला दिखाई देता है, किसके वजह से? हाँ, तो पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण, जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? हाँ, पृथ्वी अंतरिक्ष पर से देखेगा ना ऊपर से, तो पृथ्वी नीला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई देता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम तुम लोग की चीज बताना भूल गए थे, तो तुम लोग को बता देते हैं फिर से। देख समझ यहाँ पर, यहाँ देखो, ये हमारा है, ठीक है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं।
जब कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो समझा ही देते हैं, लगले एक बार रुक जा। अब ध्यान से देख, हम बीच एक लाइन खींचे थे, ये लाइन दिखाई दे रहा होगा तुम लोग को, दिखाई दे रहा है? उसको कौन सा लाइन हम बोले थे ये बता पहले तू लोग। जो बीच से हम लाइन खींचे उसको हम कौन सा लाइन बोले थे? विषुवत रेखा यानी विषुवत रेखा बोलो या भूमध्य रेखा बोलो। अब ध्यान से देखो, हम बोले थे कि इसके ऊपर जाएंगे तो उसको बोलते हैं उत्तरी, क्या बोलते हैं? और नीचे आते हैं तो इन्हें पूरा बेने है पश्चिम, तो इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अगर तुमसे पूछेंगे बता सबसे ज्यादा पानी किधर है, ऊपर में कि नीचे में है? नीचे में। देखने से ना लग रहा है कि नीचे में खाली पानी, ऊपर में तो स्थल ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो पानी सबसे ज्यादा किधर है? दक्षिणी गोलार्ध में। और स्थल किधर है? उत्तरी गोलार्ध में। समझ में आया? देख मैप से इसलिए बता रहे हैं ना ताकि मैप से ज्यादा समझ में आता है। मतलब ऐसे खाली बोल देंगे तो ना पता चलेगा, पर मैप से समझ में आता है ना। तो हम क्या बोले, तो हम उत्तरी गोलार्ध को क्या बोल देंगे बोलो? हाँ, क्योंकि स्थल ज्यादा है ना, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थल क्या है रे? ज्यादा है, इसीलिए हम उत्तरी गोलार्ध को क्या बोलेंगे? स्थल गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? स्थल गोलार्ध। स्थल गोलार्ध कहते हैं उत्तरी गोलार्ध को। कौन सा गोलार्ध बोल देंगे बच्चा जी? स्थल गोलार्ध। लेकिन अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे, कौन सा गोलार्ध? दक्षिणी गोलार्ध की बात करो तो दक्षिणी गोलार्ध को हम कौन सा गोलार्ध बोलेंगे? तो जल गोलार्ध, क्योंकि यहाँ जल ज्यादा है ना। तो कौन सा गोलार्ध? जल गोलार्ध बोलेंगे। किसको रे? दक्षिणी गोलार्ध को। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब तुम लोग अभी बता रहे थे कि मान ले कि पृथ्वी पर जितना भी जल है, पृथ्वी पर 100%, हाँ, यानी पृथ्वी पर जितना भी जल है उसको हम कितना मान लेते हैं? उसको हम मान लेते हैं 100%। अभी बता रहे थे आप लोग, हम उसको मान लिए क्या परसेंट बच्चा जी? 100%। अब इस 100% में तुम लोग को हम अभी सिखाए थे कि 100% जल सब पीने लायक थोड़े ना है। 100% जल सब पीने लायक है नहीं। क्या करिए, चलो इधर ध्यान दो। तो पृथ्वी पर जो जल है उसको कितना मान लिए रे? 100% मान लिए। जेकरा में महासागर में कितना है? 96.5%। महासागर में जो पानी है वो कितना, जो पीने लायक नहीं है, जिसको हम नहीं पी सकते हैं, कितना? 96.5%। और बाकी बच गया कितना? 3.5%। अब 3.5% जो हम लोग को पीने लायक मीठा पानी है, तो 3.5% में से भी कितना परसेंट? 2.5%। कितना रे? 2.5। यही पानी जो है मीठा है। कैसा है? मीठा। 2.5% कैसा पानी है? मीठा। मीठा पानी है, मतलब हम उसको क्या कर सकते हैं? पी सकते हैं। यानी कि जो पानी है कैसा लायक है रे? पीने लायक है। कैसा लायक है? पीने लायक पानी कितना है? 2.5%। और 2.5% को अगर तुम मान लो 100%, कितना मान लो? 100% मान लो इसको। तो इसको अब छोड़ो, 100% में बताते हैं 70% जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? बर्फ के रूप में रहेगा। और 30% जो हमारा रहेगा वो हमको पीने के लिए मिलेगा। पीने के लिए मिलेगा, यानी 70% क्या है? बर्फ है। क्या है? बर्फ है। और बर्फ में भी बता रहे थे अभी वर्ल्ड मैप में तुमको दिखाया था, ऊपर में क्या था? ग्रीनलैंड। और नीचे कौन सा महासागर था रे? अंटार्कटिक महासागर था। और बताया था कि हिमालय पर्वत पे क्या था फिर? ग्लेशियर। जो बर्फ का जमा हुआ था उसको क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। यानी कि कहाँ कहाँ है? तो ये बर्फ कहाँ कहाँ मिलेगा? तो हमको ग्रीनलैंड में मिलेगा। याद है ना? ग्रीनलैंड दिखा दे फिर से, भूल गया। ऊपर में जो दिखा रहे थे यहाँ पे उजला उजला भाग है ना, आर्कटिक महासागर। तो ग्रीनलैंड और कुछ चीज, और नीचे में फिर बताते अंटार्कटिक महासागर। कहाँ बताते हैं? अंटार्कटिक महासागर बताया था ना, अंटार्कटिक महासागर। और फिर बोले थे कि हिमालय जो है, हिमालय पर्वत पर जो बर्फ के रूप में जमा हुआ उसको क्या बोल रहे थे? ग्लेशियर। क्या बोले इसको? चलिए, तो 70% का मैटर समझ में आया तुम लोग को। अब बात करेंगे 30%, जो हमारे लिए बचा हुआ है पीने के लिए, जो हमारे लिए पीने के लिए बचा हुआ है। अभी पीने के लिए बचा हुआ तो पानी है कहाँ कहाँ पानी है? 30%। तो देख, पानी बहुत जगह मिलेगा तुमको। कहाँ कहाँ मिलेगा बोलो रे? नदी, झरना। तुमको नदी में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? नदी में। तालाब में मिलेगा, पोखर में मिलेगा, और झरना में मिलेगा,
और कहाँ मिलेगा? जल। भूमिगत जल, जमीन के अंदर जो हम लोग बोरिंग कर करके निकालते हैं, चापाकल से निकालते हैं, भूमिगत जल है। भूमिगत है मतलब भूमि के अंदर है। और कुछ है जो बचा हुआ है? नहीं है। ये 30% पानी हमको यहाँ मिलेगा, इसलिए हमको 30% पानी को बचाने के लिए नदी को साफ रखना पड़ेगा ना, तालाब को साफ रखना होगा, पोखर के पानी को गंदा नहीं करना है, झरना वगैरह जो पानी है उसको, और भूमिगत पानी जमीन के अंदर से जो निकाल रहा है तुम पानी, उसको बचाओ बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, सेविंग करने की जरूरत है। कुछ समझ में आया तुम लोग को? नहीं समझ में आया? पहले बताओ। नहीं। अब तुम लोग एक बात बताना, पूरे वर्ल्ड में वर्षा होता है ना, और वर्षा का पानी होता है मीठा। कैसा होता है? मीठा होता है। ठीक है, ध्यान समझ। तो पूरे वर्ल्ड में बारिश होती है, तब पूरे वर्ल्ड में मान के चल के 100% बारिश होता है। कितना होता है? 100%। ओकरा में हमारे भारत में कितना परसेंट पानी होता है वर्षा के लिए? तो 4%। कितना? तो भारत में जो वर्षा है पूरा, देखो भारत में जो वर्षा होगा क्या होगा? उसको हम 4% मानेंगे। कितना? 4% ही वर्षा होता है। और भारत की जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है। देख वर्षा का जल जो मीठा होता है, कैसा होता है? हाँ, ये मीठा जल है। कैसा जल है? मीठा जल है। और हम लोग मीठा जल ही नहीं पीते हैं। हम लोग कौन सा जल पीते हैं? मीठा जल पीते हैं। पीते नहीं पीते हैं? लेकिन बात करते हैं कि बताओ, आबादी यहाँ ज्यादा है। तुम लोग को अच्छे से पता है कि हमारा भारत जो है उसका जनसंख्या बहुत ज्यादा है। इवन कि पहले चाइना 1 नंबर पर था जनसंख्या के मामले में। कौन था? चाइना। लेकिन अब चाइना को लताड़ दिया, पछाड़ दिया, भारत आ गया 1 नंबर पे। मतलब भारत के पास जमीनवा कम है, लेकिन आदमिया ज्यादा है, तो दिक्कत ना होगा? तोर घर में 1 रूम, तोर घर में 1 रूम, अब आदमी कोचा गया तो दिक्कत नहीं होगा रे? चाइना वाला के पास जमीन ज्यादा है पर आदमी कम था, बात समझ रहा? तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं, मैनेज हो जाएगा। पर भारत में जमीन कम है, आदमी ज्यादा हो रहा है, तो दिक्कत हो जाएगा ना। उसी प्रकार से समझो बात को। ये 4% पानी जो है, मान के चलो कि अगर पीने के लिए भारत में 4% ही वर्षा हो रहा है, और यहाँ आदमी बहुत ज्यादा है, आदमी बहुत है। यानी इसको ऐसे समझ कि अगर किसी के पास 10 गो रोटी है, क्या रोटी है? खाने वाला 2 आदमी है, तो एक आदमी को 5-5 रोटी मिलेगा। लेकिन अगर किसी के पास 10 गो रोटी है और खाने वाला 10 गो है, खाने वाला, तो एक आदमी को कितनी रोटी मिलेगा? तब फायदा केकरा में है? ई वाला में कि ई वाला में? बुरा वाला ना। अब यहाँ बात कर रहे हैं कि 4% पानी हो रहा है और आदमिया ज्यादा है, पानी कम आदमी ज्यादा, तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा? बोलो, दिक्कत होगा या नहीं होगा? हाँ, इसीलिए कहता है, पूछता भी एग्जाम में है कि बारिश के मामले में भारत केवा नंबर पे है ना? भारत का अगर हम रैंक देखेंगे, भारत का क्या देखेंगे? रैंक किसके मामले में? बारिश के मामले में। किसके मामले में? तो ये है 132वां नंबर पे। क्या नंबर पे? पहले 133 था, पहले 133, लेकिन अभी अब जो पहले वाला बुक में था 133 था, लेकिन अब 132 दिया। ठीक है, तो 132 नंबर पे आ गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? और तुम लोग को पता है कि पूरा भारत में 193 को देश है जो यूएनओ का सदस्य है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्रीय संघ। इसका जो सदस्य रहता है ना, वही जो है क्या होता है, मतलब कि उसी देश को मान्यता मिला हुआ रहता है। ऐसे तो 200+ देश है, ठीक है ना, लेकिन 193 को क्या मिला हुआ है? सदस्यता यूएनओ का मिला हुआ है। यानी कि वो जो है क्या है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब यूएनओ को के द्वारा ये दोनों को क्या कर दिया गया है? पारित किया गया है। आई 193 में ये केवा नंबर पे आता है? भारत 132 नंबर पे आता है वर्षा के मामले में। तो पूछेगा कि बताओ भारत देश वर्षा के मामले में कितना नंबर पे है? तो बोलना 132वां नंबर पे। कितना नंबर पे? 132वां नंबर पे हमारा है कौन? भारत। कोई दिक्कत है आता क्या? नहीं। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ तक तो तुमको समझा ही दिए हैं। क्षेत्रफल के मामले में भारत के नंबर पे है? तीसरा नंबर पर। अभी जनसंख्या की बात करें, अगर पूछ देगा गलती से तुमको कि जनसंख्या के मामले में जो हमारा भारत है कौन? वो आ गया 1 नंबर पर। और क्षेत्रफल में अगर बात करेगा तुमसे तो 7वां नंबर पर। देखो जमीनवा कम है, आदमिया ज्यादा हो गया, दिक्कत नहीं कैसे होगा? आप बताओ, जनसंख्या बढ़ना अच्छी बात है? जनसंख्या बढ़ेगा तो भारत की बेरोजगारी बढ़ जाएगा, आर्थिक स्थिति डाउन हो जाएगा। तो लोग घर में देखता है जेकर घर में 2 आदमी है, कमाने वाला कम भी है तो आराम से जी रहा है, लेकिन कमाने वाला कम है और खाने वाला ज्यादा है, यानी जनसंख्या बढ़ गया तो बहुत परेशानी हो जाता है, बहुत दिक्कत हो जाता है। तो जनसंख्या पे कंट्रोल बहुत ही जरूरी है। कोई दिक्कत है आता है? नहीं। अब इसके बाद तो लोग को पढ़ाया गया कि भारत में जो जल है उसका स्रोत क्या क्या है? भारत में जल का स्रोत क्या है? तो कहाँ लिखे? यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा इसको उतारना कुछ है, तुम लोग तो लिखा हुआ है ना, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है।
अब तुम लोग एक चीज और याद रखना, जो हमारा भारत है वो जनसंख्या के मामले में पूरा विश्व का क्या परसेंट है? तो अगर कहीं पे लिख लेना साइड में, पूरे विश्व का ये है 17.5%। क्या परसेंट है? हाँ, 17.5% जनसंख्या जो है हमारा भारत में निवास करता है, पूरे वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग विश्व में 17.5% हमारे भारत देश में है। ठीक है, और जनसंख्या के मामले में एक नंबर पे आ गया है, एक नंबर पे आगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारा भारत में जल है उसका स्रोत क्या क्या है। स्रोत समझते हैं तुम लोग? भारत में जल का स्रोत, भारत में जल का स्रोत। तो भारत में जल का स्रोत आखिर क्या है? स्रोत का मतलब कि कहाँ कहाँ से हम जल को प्राप्त करते हैं। तो भारत में मुख्य जल का जो स्रोत है वो क्या है? वर्षा है। क्या है? हाँ, यानी वर्षा जल। कौन सा जल? वर्षा जल सबसे मेन मुख्य स्रोत है। और तुमको पता है कि भारत में जो खेती वगैरह भी ज्यादा होता है, कृषि प्रधान देश है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंचाई करने के लिए लोग किस पे ज्यादा निर्भर रहते हैं? तो वर्षा पे। यानी सबसे ज्यादा सिंचाई वर्षा जल से सबसे ज्यादा सिंचाई होता है। तो वर्षा जल से सबसे ज्यादा सिंचाई होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है रे? सिंचाई होता है। यानी यहाँ के किसान जो है वो बारिश पे ही डिपेंड रहते हैं, बारिश पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। अब तुम लोग एक बात बताना कि जो हमारा भारत देश है, हमारा जो भारत देश है, ला भारत का मैप दो। तो जितना भी तुमको अधिकांशता देखो, ये हमारा भारत है। क्या है? भारत। अब यहाँ ध्यान से समझ, भारत के ये ऊपर वाला होता है उत्तर। क्या होता है? और नीचे वाला दक्षिण। नीचे वाला दक्षिण। तो जो ये उत्तर वाला भाग है, जितना भी नदी उदी है ज्यादातर सब इधर उत्तरी वाला भाग में है ना। तो इसीलिए उत्तर में जो है ना नहर का विस्तार बहुत ज्यादा है। नहर का विस्तार, नहर का विस्तार बहुत ज्यादा है। और जब तुम दक्षिण की तरफ आओगे ना तो थोड़ा पठार मिलेगा, पर्वत पठार सब ज्यादा मिलेगा। पर्वत पठार ज्यादा मिलता है, ज्यादा मतलब पठारी इलाका है। कौन सा इलाका है? इसीलिए इधर तुमको कुआं मिलेगा। और क्या मिल सकता है तुमको? कुआं के साथ तालाब मिल सकता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यानी ये पठारी वाला एरिया। कौन सा एरिया है? सब पठारी वाला एरिया है। अब यहाँ पे समझना तुम लोग ध्यान से। तो हम क्या बोल रहे थे? उत्तर भारत। कौन सा भारत? उत्तर भारत। और ये कौन सा भारत हो गया? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत। तो उत्तर भारत में तुमको क्या है ज्यादातर? नहर। तो उत्तर भारत में ज्यादातर नहरों के माध्यम से ज्यादा सिंचाई होता है। किसके माध्यम से? इधर कुछ ही मिलेगा ज्यादा तुमको, तालाब मिलेगा दक्षिण में। और क्या मिलेगा रे? कुआं मिलेगा, तालाब मिलेगा। और क्या मिलेगा? उठा उसको, चुप नहीं रही वहां पर। तालाब मिलेगा, कुआं मिलेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब देखो, जब सबसे ज्यादा सिंचाई जो है, आप पूछ देगा अगर तुमसे कि सबसे ज्यादा सिंचाई, सबसे ज्यादा सिंचाई जो है वो किस नदी के द्वारा होता है? याद रखो, तो सबसे ज्यादा सिंचाई जो होगा ना वो गंगा नदी के द्वारा होगा। कौन सा नदी के द्वारा? गंगा। कौन सा नदी? क्योंकि गंगा नदी का जो विस्तार है ना वो बहुत ज्यादा है। ला इधर, गंगा नदी का जो विस्तार है वो बहुत ज्यादा है। ये गंगा नदी क्या होता है कि भारत में क्या होता है कि भारत के बीच बीच से गुजरता है। भारत के गंगा नदी जो है वो भारत के कहां से गुजरता है? भारत के बीचों बीच से जाता है। क्योंकि देखो यहाँ पर देख बताते हैं, ये गंगा नदी जो है उत्तराखंड से निकलता है। कहां से? उत्तराखंड यहीं पर है। इधर मैदानी इलाका ज्यादा है, तो मैदानी इलाका ज्यादा है ना इधर। बात तो समझ आ रहा था? गंगा नदी जो है उत्तराखंड के बीच बीच से जाएगा, यानी भारत के बीच बीच से जाएगा। और गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री, उत्तराखंड में गंगोत्री एक जगह है। ठीक है, तो उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलता है, उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलता है। और कहाँ जाता है? गंगोत्री में एक गौमुख हिमालय है। यानी उत्तराखंड के गंगोत्री के गौमुख हिमालय से निकलता है। और उत्तर प्रदेश कहाँ जाता है? उत्तर प्रदेश देखो ध्यान से कहाँ पर है, तो ये तुमको दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश। ये पूरा मैदानी इलाका है। कौन सा इलाका है? पूरा जो है हमारा मैदानी इलाका है। यानी यहाँ से होते हुए कहाँ जाएगा? बिहार चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा रे? यानी यहाँ उत्तर प्रदेश आएगा बिहार में। कहाँ आएगा? बिहार में। अब बिहार के बगल में कौन है? झारखंड। यानी बिहार से कहाँ जाएगा? झारखंड। यानी झारखंड से होते हुए, झारखंड से ये चला जाएगा पश्चिम बंगाल। कहाँ चला जाएगा? पश्चिम बंगाल। देख यहाँ जाएगा पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल से तो कहाँ जाएगा? बांग्लादेश चला जाएगा। अब बांग्लादेश से आते हैं कहाँ गिर जाएगा? बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगा। बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगा। इसको इंक भरो नहीं यार सही से, क्या कर रहे हो तुम? यहाँ ध्यान से देख, तो हम क्या बोले थे कि गंगा जो है
वह उत्तराखंड के उत्तराखंड के गंगोत्री के गोमुख हिमालय से निकलती है और उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार आता है, बिहार से होते हुए झारखंड जाएगा, झारखंड से पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश, बांग्लादेश से होते हुए कहाँ चल जाएगा ये? बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाएगा। कोई दिक्कत? तो देखो एकदम बीच से गया है ना, बहुत ज्यादा, चूंकि खेती सबसे ज्यादा इधर होता है, उत्तर प्रदेश तरफ होता है ना, मैदानी इलाका में होता है ज्यादा मात्रा में, तो वहां पर जो है क्या करेगा, इसीलिए हम बोल देते हैं कि जो गंगा नदी है वो सबसे ज्यादा सिंचाई होता है गंगा नदी के माध्यम से। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब पूछेगा बताओ कि सिंचाई क्षेत्र में, क्वेश्चन यहाँ से पूछ देगा कि सिंचाई के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान या सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी भारत में कौन है? तो क्या बोलिएगा? तो बोलिएगा गंगा नदी। कौन सा नदी? गंगा नदी। दूसरा जो हमारा जल का स्रोत है, वो है भूमिगत जल। क्या है रे? हाँ, यानी हम लोग जमीन के अंदर से भी निकालते हैं। कभी बारिश वगैरह नहीं हुआ, बारिश वगैरह तो किसान लोग खेती कहाँ से करेगा? तो बोरिंग चलाता है, मोटर चलाता है ना, और जमीन के अंदर से पानी निकालता है और क्या करता है? खेती करता है। करता नहीं करता? और कहाँ है पानी का स्रोत? तो तालाब हो गया तुम्हारा, पोखर हो गया, और हमारा झील हो गया, और नदी वगैरह हो गया। बहुत सारा नदी है ना, नदी तो बहुत सारा है। ये सब में क्या है? गंगा नदी। हाँ, और झील को ही हम बोलते हैं जलाशय। क्या बोलते हैं? याद रखना, जलाशय माने जहाँ पर ढेर सारा जल जमा होता है उसको झील भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? जलाशय भी बोलते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। और एक क्या बोले, और कहाँ पानी मिलेगा? पानी का स्रोत और क्या है? तो ग्लेशियर, याद होगा, जहाँ हिमालय पर्वत बर्फ जमा होकर रखा हुआ है। हिमालय पर्वत बर्फ जमा होकर रखा हुआ है। अब ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखना तू लोग। देखिए हिमाचल पर्वत से लेकर के हो गया, हिमाचल पर्वत से देखो, हिमाचल प्रदेश से लेकर के यहाँ से ऐसे आते हुए इधर कहाँ तक? अरुणाचल प्रदेश तक का ये हिमालय है ना हमारा, और इसी पे हमारा क्या बर्फ का ढेर सारा चट्टान जमा है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं ग्लेशियर। क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। और यही जो है यहीं से निकलता है तुम्हारा गंगा नदी, यहीं से निकलता है ना, और ऐसे निकलते हुए जाता है, यहाँ गिरता है। देखता है कभी गंगा नदी सूखा? आज तक सूखा है। क्यों? क्योंकि बर्फ वो हमेशा पिघल के इसको देते रहता है पानी, तो कभी नहीं सूखता है, नहीं सूखता है। इसीलिए जो है गंगा नदी इसी से निकला हुआ, इसलिए कभी ये सूखता नहीं है। और ये भी पानी का काम कर रहा है, नहीं कर रहा है? तो पानी का स्रोत इसको नहीं बोलेंगे, ग्लेशियर को बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हाँ सर, इसको बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल, तो हम क्या बोले कि ग्लेशियर, क्या बोले? ग्लेशियर, जहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ हो। क्या हो? ग्लेशियर किसको बोलते हैं? जहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ होता है, यानी ग्लेशियर। यानी ग्लेशियर कहाँ मिलेगा? तो हिमालय पर्वत पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हिमालय पर्वत पर। हिमालय पर्वत पर पाया जाता है। हिमालय पर्वत पर पाया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तुम लोग को? नहीं। अब ध्यान से देख, हिमालय से जो निकलने वाली नदी होती है, जैसे बहुत मनी नदी है हिमालय, जब हम तुमको दिखा रहे थे बोर्ड पर उधर, तो हिमालय से जो निकलने वाली नदी होती है, जैसे देखो कौन कौन दिखा देता है। हम क्या बोले थे? यहाँ से ये देखिए, यहाँ से गंगा निकल रहा था, हाँ, इधर से सतलज भी निकलेगा, इधर से सिंधु भी निकलेगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र सब निकलता है। ठीक है, ये सब जो नदी का हम नाम बता रहे हैं ना, इसमें सालों पानी रहता है, इसमें सालों पानी। हाँ, मतलब कभी भी पानी इसका नहीं घटेगा। क्योंकि ग्लेशियर के माध्यम से आ रहा है नहीं, और वहां पे हमेशा बर्फ जो है पिघलते रहता है, और पिघल के इसको पानी देते रहता है, इसलिए इसका पानी कभी भी घटता उठता नहीं है। तो गंगा, यमुना, सरस्वती है ना, सिंधु, समझ में आ रहा, सतलज, ये सब जो है कभी भी इसका पानी क्या होगा? नहीं सूखेगा, कभी पानी इसका नहीं सूखेगा। अब तू लोग ध्यान से समझ बात को। अब यहीं से एक सवाल तुमसे पूछ देगा। सवाल क्या पूछेगा बताते हैं। सवाल पूछेगा कि बताओ जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है कैसे? जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है कैसे? तो तुम लोग कभी इतना सारा बात समझाया तो नहीं पता चला कैसे है, तो लिख देना कि जल एक आधारभूत संसाधन है। कैसा संसाधन है? आधारभूत संसाधन है। इसके बिना जीवन संभव नहीं है। यानी कह सकते हैं कि जल ही क्या है रे? जल ही जीवन है।
और जैसे हम इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो नहाने में करते हैं, पीने में करते हैं, खाना बनाने में करते हैं, खेत का सिंचाई करने में करते हैं, है ना, इत्यादि वगैरह में हम किसका उपयोग करते हैं, जल का उपयोग करते हैं। अगर तुमसे पूछ दे, अलग से पॉइंट लिख लेना एक दो, तुमसे पूछ दे कि मानव शरीर में, किसके शरीर में, मानव शरीर में जल कितना परसेंट है, 65 से 70%। मानव शरीर में जल, मानव शरीर में जल, तो याद रखना 65 से 70% तक, 65 से 70%। लेकिन अगर तुमसे पूछ दे पेड़ पौधा में, किसमें पूछ दे, पेड़ पौधा में जल क्या परसेंट होता है, पेड़ पौधा में 65 से लेकर के 99% तक होता है। कितना होता है, 65 से 99% तक क्या होता है, पेड़ पौधा में जल की मात्रा होता है। कोई दिक्कत आता कि नहीं। अब जो तुम लोग को पढ़ाएंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो ध्यान से समझना। अगला तुम लोग को हम पढ़ाएंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। क्या पढ़ाने वाले हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ईंक डाला है, हाँ साथी क्या, एक तो लाइट कटा हुआ ऊपर से, क्या हो रहा है आज, उसमें दिख रहा सही से, बहुउद्देशीय लड़का कम दिखाई देता है। नदी घाटी, लड़का कम दिखा दे रहा है, दिखा नहीं कर इसको से, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ब्लैक तो दिखता होगा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, लाल हटाएं तो ब्लू दिखता है ना कम, ब्लू भी डाल दो एक, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, सब में थोड़ा डाल कर लो तो डालो। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, अब तक बहुउद्देशीय का मतलब क्या होता है, सुनो देखो, बहु माने बहुत, बहु माने वो वाला बहु ना जो शादी ब्याह करके घर ले आता है लड़किया को, वो वाला बहु नहीं है, बहु माने बहुत, और देशीय माने जो अपने देश के अंदर बहुत सारा उद्देश्य से, देश उद्देशीय, बहुउद्देशीय मतलब जिसमें बहुत सारा उद्देश्य छिपा हो, ठीक है, उसको बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है ना। अब बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब क्या होगा तुमको बता, जैसे मान के चल कि इसमें क्या होगा कि बांध बनेगा, ठीक है ना, देख जैसे कोई नदी है, क्या है, हम उसमें बांध बना दिए, क्या बना दिए हैं, बहुत बड़ा क्या बना दिए है ना, बांध बना दिए, क्या बना दिए हैं, अब बांध बनाते हैं तो फाटे उटे लगाते हैं ना, वो लगाते हैं नहीं लगाते हैं। और जब तुम कहीं, अभी इसको लॉक कर दो, बंद कर दो, और जब तुम बांध बनाएगा तो बांध के पीछे ढेर सारा पानी जमा हो जाएगा, बोलो, यानी कह सकते हैं कि जब हम किसी नदी पर बांध बनाते हैं, किसी नदी पर बांध बनाते हैं तो पीछे बहुत सारा पानी जमा हो रहा है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जलाशय, या जिसको झील बोलते हैं। और जब पीछे ढेर सारा अगर पानी जमा हो जाएगा तो सोचो यहाँ पर नाव वगैरह नहीं चलेगा, बोट वगैरह नहीं चलेगा, लोग झील घूमने के लिए आएगा, यानी कि यहाँ पर पर्यटन का भी विकास हो जाएगा, पर्यटन का विकास होगा, है ना, नाव वगैरह चलने लगेगा, बोट वगैरह चलने लगेगा, और ज्यादा पानी होगा तो लोग यहाँ पर मछली पालन भी कर देगा, यानी मत्स्य मछली उछली का भी उत्पादन यहाँ पे बढ़ जाएगा, यानी एक प्रकार से इनकम का ही काम करेगा ना। और जब यहाँ पर ज्यादा पानी रहेगा तो आसपास में जितना भी खेत रहेगा उसको सिंचाई के लिए भी दिक्कत नहीं होगा नहीं। और दूसरी चीज यहाँ पर लगा के रखे फाटक, आई बड़ी ऊंचा बनता है ना, बहुत ऊंचा बनता है, बांध बहुत ऊंचा बनाया जाता है। अगर नीचे लगा तो टरबाइन, क्या लगा दो, अब पानी जैसी का पर गिरेगा, पानी जैसी का पर ये टरबाइन में कस के घूमेगा, कस के, और जैसे घूमेगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, बिजली, क्या बनेगा रे, यानी बिजली उत्पादन भी कर सकते हैं। तो देखो एक काम किया, बांध बना है, आ कितना सारा एक से काम हो गया, तो उसी को बोलते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। क्या बोलते हैं, यानी एक काम से ढेर काम हो गया, एक काम से ढेर काम हो गया, यानी कह सकते हैं कि जब एक साथ बहुत सारे उद्देश्य की पूर्ति हो जाए, जब एक साथ बहुत सारे उद्देश्य की पूर्ति जिस परियोजना के द्वारा होता है उसे हम कहते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। क्या कहते हैं, या उसी को कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना। तो हम क्या बोले थे, ध्यान से देखो, यहाँ समझ ध्यान से, बहुउद्देशीय परियोजना। अब यहाँ क्या बोले हम बोले कि जब एक साथ बहुत सारे उद्देश्य का पूर्ति, क्या बोले हैं, जब एक साथ बहुत सारे उद्देश्य की पूर्ति जिस परियोजना के द्वारा होता है उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, उसे बहुउद्देशीय परियोजना
परियोजना कहते हैं। यानी सरकार एगो काम किया और एक काम से कितना सारा फायदा हो गया, ठीक है ना। अब बहुउद्देशीय परियोजना जब हम लोग किए हैं तो बहुउद्देशीय परियोजना से हमको क्या क्या लाभ हो रहा है देखो। तो अभी तुम लोग को समझा रहे थे, जब तुम क्या किया सबसे पहले अगर कोशिश किया नदी पर बांध बनाया, क्या बनाया रे? नदी पर बांध। हाँ, नदी पर बांध बांध बनाया। बहुउद्देशीय परियोजना हम क्या करेंगे, नदी पर क्या करेंगे? तो बांध बनाएंगे। नदी पर बांध बना रहे थे तो तू देख रहा था कि नदी पर जब बांध बना तो बिजली का उत्पादन हो रहा था ना? हो रहा था नहीं हो रहा था? हाँ, तो सर यहाँ से हम बोले सर बिजली का उत्पादन हो जाएगा, यानी बिजली का उत्पादन हो जाएगा। और जब बिजली का उत्पादन हो जाएगा तो देखो फिर बोले थे कि जब बांध बनाया था पानी जमा हो तो पीछे तो किसका व्यवस्था सही हो गया? सिंचाई का। मतलब खेती उती में सिंचाई का क्या हो गया? सिंचाई का क्या होगा? अरे सिंचाई का सुविधा होगा, कुछ होगा सिंचाई का सुविधा। आप कुछ है सिंचाई का सुविधा हो जाएगा। और फिर बोले तो वहां पर कि जब वहां पर पानी ढेर सारा जमा हो जाएगा तो वहां पे लोग घूमने के लिए आएंगे नहीं आएंगे? यानी वहां पर पर्यटन का विकास होगा। किसका विकास होगा? मतलब वहां पर नाव वाव चलेगा, यानी पर्यटन का विकास होगा, पर्यटन का विकास होगा। फिर बोले थे कि ढेर सारा जब पानी वहां पर जमा हो जाता है तो आप मछली का भी उत्पादन बढ़ जाता है, यानी मत्स्य पालन। कौन सा पालन? मत्स्य पालन होने लगता है। मत्स्य पालन। आप ही बोले थे कि जब पर्यटन आएगा तो कैसे जाएगा? नाव से जाएगा, है ना रे? जहाज से जाएगा। किससे जाएगा? नाव से जाएगा, जहाज से जाएगा ना। यानी जब इस तरीके से नाव और जहाज चलने लगेगा क्या होगा? नाव जहाज चलने लगेगा तो क्या होगा? बोलो। परिवहन का विकास होगा। किसका विकास होगा? परिवहन का क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा। कोई दिक्कत है? ये बहुत सारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अब सुन ध्यान से, अब इसके बाद तुम लोग को पढ़ाएंगे नदी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। मतलब ढेर सारा नदी पर बांध बनेगा और उससे काफी परियोजना होगा। ऐसे से सवाल आता है खूब, ठीक है ना। अब आप तुमको आगे बताएंगे। और तुम लोग का क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर बहुत कम है, ठीक है ना। बढ़ाओ तुम लोग सब्सक्राइबर, तो पढ़ाना छोड़ देना तुम लोग को। चलो इधर ध्यान दो। तो तू लोग को दिखा दिया ना बहुउद्देशीय परियोजना, तो तू लोग देख ही लिया है। अब बहुउद्देशीय परियोजना पूछेगा तो एग्जाम में तो लिख देगा किसे कहते हैं, क्या क्या लाभ है, सब दे देना वहां पर, बता देना, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा ना कि अब हम पढ़ेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे बहुउद्देशीय नदी परियोजना। वो तो बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ा है ना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। अब परियोजना में क्या होगा? ढेर सारा नदी पे जो है क्या बनाया जाएगा? बांध बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? बांध। यानी कि दामोदर पहला जो है कौन सा नदी पर बनाएगा बांध? दामोदर नदी पे। तो इसीलिए इसको बोलेंगे दामोदर घाटी परियोजना। क्या बोलेंगे? दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना। और जो दामोदर घाटी है ना, ये कहाँ पर बना हुआ था? तो ये बना हुआ था पश्चिम बंगाल में। इन लोग थोड़ा सा दिखा देते हैं हम। देख यहाँ से ध्यान से देख, ये हमारा पश्चिम बंगाल कहाँ पर है सर? तो हमारा पश्चिम बंगाल देखिए, ये हरा हरा दिखा दे रही, देख ये पश्चिम बंगाल, ये है। और यहीं पर है हमारा कौन सा है? दामोदर नदी है। कौन सा नदी है? दामोदर नदी है। और दामोदर नदी पे ही क्या बनाएंगे? बांध। क्या बनाएंगे? बांध। इसीलिए इसको बोलेंगे दामोदर घाटी परियोजना। क्या बोल देंगे? दामोदर घाटी परियोजना। और ये दामोदरवा जो है ना, ये पहले बड़ी बदमाश था। पहले बड़ी मतलब जब जब आता था ना तो पूरा बाढ़ लिया आता था इधर। क्या लाता था? बंगाल, पश्चिम बंगाल में बाढ़ वगैरह लिया आता था। इसीलिए कभी कोई पूछता है एग्जाम में कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो शोक तो जो आएगा, जो नुकसान करेगा, जो तबाही मचाएगा, वो शोक का काम करेगा। आदमी का नुकसान आएगा तो शोक है ना हो गया रे, तो इसलिए इसका नाम हो गया शोक। तो बोलता बंगाल का शोक किसे कहता था? बोलना दामोदर नदी। कौन सा नदी? जिस तरीके से हमारे बिहार में कहता बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। यानी बिहार में जो कोसी नदी है वो क्या करता है? वो तबाही मचा देता है। अभी भी देखता उत्तरी बिहार में बाढ़ आ जाता है। आता है ना, गंगा ऊपर देखा तो बाढ़ आता है ना, उत्तरी बिहार में पड़ता है, हमेशा बाढ़ आता है, हमेशा बाढ़ आता है। तो इसीलिए बोलते हैं बिहार के शोक किसे बोलते हैं? तो कोसी नदी को बोलते हैं। उसी प्रकार से बंगाल के शोक दामोदर नदी को बोलते हैं। कौन नदी को बोलते हैं रे? दामोदर नदी को बोलते हैं। पूछेगा दामोदर नदी घाटी परियोजना कहाँ है? तो कहना पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पूछेगा दामोदर नदी घाटी यानी जो बांध है कहाँ बनाया हुआ? तो कहना दामोदर नदी पर। किस नदी पर? पूछेगा कि ये जो बांध बना है वो किस नदी पर बना है? तो कहना हाँ। और याद रखना
ये सबसे पुराना यानी स्वतंत्र भारत का सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना है। सबसे पहले यही बना है। स्वतंत्र भारत का सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना यही है। और इसको बंगाल का क्या कहते हैं रे? शोक भी कहते हैं। तो बस कुछ नहीं करना, इसके बारे में क्या करना है, खाली लिख देना है। तो हम क्या बोल रहे थे? दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो दामोदर घाटी परियोजना जो है, सबसे पहले बताओ कि ये जो बांध है, जो दामोदर बांध है, वो किस नदी पर बना हुआ है? हाँ, तो बोलिएगा कि ये दामोदर नदी पर है। कहाँ है? दामोदर नदी पर। उसके बाद दूसरा पूछेगा कि ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल। तो सर ये है पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम। आज ब्लैक पेन सही नहीं उग रहा यार, क्यों? मतलब पता नहीं सर क्या हो रहा है। पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। हम क्या बोले कि दामोदर घाटी परियोजना जो है वह स्वतंत्र भारत का सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना है। यानी कि हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत का सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना है। कोई दिक्कत नहीं। फिर पूछेगा तुमसे कि बताओ बंगाल का शोक किसे कहते हैं? बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बोलना दामोदर नदी को। कौन सा नदी को रे? दामोदर नदी को कहते हैं। ठीक है ना। सवाल कैसे कैसे पूछेगा? इसे पूछेगा बताओ दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? कहना दामोदर नदी पर है। पूछेगा दामोदर नदी घाटी परियोजना जो कहाँ है? कहना पश्चिम बंगाल में। या पूछेगा दामोदर नदी कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। पूछेगा बताओ स्वतंत्र भारत का सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना, तो कहना दामोदर नदी घाटी परियोजना। बोलेगा बंगाल का शोक किसे कहते हैं? कहना दामोदर नदी घाटी परियोजना। और दूसरा हमारा आता है भाखड़ा। क्या आता है? भाखड़ा नांगल परियोजना। कौन सा आता है? भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना। कौन सा परियोजना है? भाखड़ा नांगल परियोजना। अब बात आता है कि सर भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? पहले सवाल तो ही होगा। तो ये हमारा है सतलज नदी पर। कौन सा नदी पर? तो भाखड़ा नांगल बांध जो है ये सतलज नदी पर मिलेगा। सतलज नदी पर। कब बना था सर? तो 1948 में, याद रखना। तो पूछेगा भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है? तो कहना सतलज नदी पर। जिस प्रकार से दामोदर बांध कहाँ है? तो दामोदर नदी पर। तो भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है? तो सतलज नदी पर। कहाँ रे? सतलज नदी पर। और ये भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में है पूछेगा? तो कहना हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर। देखो ध्यान से, दिखता है क्या इसमें? देखो तो वहां दिख रहा है बोर्ड में, देखना एक बार। दिख रहा है? तो देखो ये है हमारा हिमाचल प्रदेश, सॉरी पंजाब है, और ये हमारा हिमाचल प्रदेश। आई दोनों का यही बीच वाला बॉर्डर है। बीच वाला बॉर्डर है। एजे पर ही बांध बनावल गया। एजे पर क्या बनावल गया है? बांध बनावल गया है। तो उसी को बोलते हैं भाखड़ा नांगल बांध। कौन सा बांध? भाखड़ा नांगल बांध। तो ये कहाँ है? तो ये है हिमालय। कहाँ रे? हिमाचल प्रदेश। हिमालय हिमाचल प्रदेश। हाँ, हिमाचल प्रदेश। कौन सा रे? हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर। हाँ, और पंजाब के बॉर्डर पर है। कौन सी पर है? बॉर्डर। हाँ, बॉर्डर पर है, मतलब बीच बीच बना हुआ है। कौन सा? तो भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर? तो सतलज नदी पर। और याद रखना ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। 226 मीटर। हाँ, ये भारत के सबसे ऊंचा बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कितना है इसका लंबाई? 226 मीटर। 226 मीटर ही ऊंचा है। कितना है रे? 226 मीटर क्या है? ऊंचा है। आज जब बांध बनाएगा तो एक पिछुटिया में कुछ ना कुछ तो पानी जमा होगा करेगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? बांध बनेगा तो पीछे में पानी जमा होगा कि नहीं होगा? सर बिल्कुल जाहिर सी बात है, पानी जमा हो जाएगा। यानी इसके पीछे जो पानी जमा होगा तो उसको बोलेंगे जलाशय। क्या बोलेंगे? और उसी को बोलते हैं झील। क्या बोलते हैं? झील। यानी कि इसके पीछे क्या जमा हो जाएगा? पानी, है ना। यानी इसके पीछे बने झील, है ना। इसके पीछे बने झील। इसके पीछे क्या बनेगा? झील बन जाएगा ना। इसके पीछे झील बन जाएगा। तो झील का क्या नाम देंगे? तो बताओ, सिख लोग का 10वां गुरु था गुरु गोविंद सिंह।
उसी का नाम पे झील का नाम पड़ जाता है गोविंद सागर झील। क्या पड़ जाता है? गोविंद सागर झील। हाँ, गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अगला जब पूछेगा कि सर क्या ये बिजली उत्पादन करता है? करता है। ये जो बांध है, ये बताया था ना, बांध से बिजली उत्पादन होता है, तो हाँ करता है ना। तो ये बिजली उत्पादन भी करता है। कितना करता था? 1275। यस, तो बिजली उत्पादन करेगा ये बांध हमारा। बिजली उत्पादन कितना करता है? 1275। तो बोलना 1275 मेगावाट। हाँ, जैसे देखो 1 किलो में कितना होता है? 1000। इसको 1000 से गुना कर दो तो हो गया मेगावाट। कुछ हो गया, मेगा हो जाएगा। तुम लोग को पढ़ाया मैंने तो याद होगा, किलो, मेगा, जीगा, याद है? तो ये मेगा, ठीक है ना। तो ये मेगावाट हो गया। कितना? 1275 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब बात आता है कि सर अगर ये बांध बना रहा है तो बांध तो कोई उद्देश्य से बनाता है, तो इससे लाभान्वित राज्य जिसको सिंचाई वगैरह में हेल्प हो, मुख्य उद्देश्य तो इसका सिंचाई के लिए रहता है ना, पानी की पूर्ति करवाना। तो इससे लाभान्वित राज्य पूछेगा, तो बताओ लाभान्वित राज्य कौन हो जाएगा? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। लाभान्वित राज्य कौन है? तो जाहिर सी बात है कि इसके आसपास पड़ोसवा जो रहेगा वही ना होगा। अगर जब बांध बनेले है तो एक आसपास में कौन कौन है? देखिए हरियाणा वाला हो गया, उत्तराखंड एक बॉर्डर से सटले पड़ता है, पता है। कुछ कुछ उत्तर प्रदेश वाला भाग आ ही जाता है, आता है ना। और तुम्हारा दिल्ली वाला भाग भी आता है। दिल्ली देखिए यहाँ पर तन्नी को दिखाई दे रहा है। हाँ, तो ये सब क्या है? लाभान्वित राज्य। कौन सा राज्य है? यानी पंजाब, हरियाणा, है ना, पंजाब को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश को भी मिलेगा, हरियाणा को भी मिलेगा, उत्तराखंड को भी मिलेगा, उत्तर प्रदेश को भी मिलेगा, दिल्ली को भी मिलेगा। सब एक बगले में, सब एक बगले में, इन्हीं सबको मिलेगा। कोई दिक्कत? हिमाचल प्रदेश को भी मिल ही रहा है, तो लिख दो। किसको किसको मिलेगा? पंजाब मिलेगा, हिमाचल प्रदेश को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश को मिलेगा, और पंजाब को मिलेगा, हरियाणा को मिलेगा, फिर मिलेगा हरियाणा को मिलेगा, उत्तराखंड मिलेगा, फिर दिल्ली मिलेगा, फिर उत्तराखंड को मिलेगा, उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश को मिलेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, देखो मैप से पढ़ने से यही फायदा है, कितना आसानी समझ में आ रहा होगा। अभी खाली बोल देते तो तुम लोग पता चलता है कहाँ कहाँ पर है, दिखा दिखा के बता रहे तो समझ में आ रहा ना। तू लोग को अच्छा लग रहा तो लाइक कर, शेयर कर। तू लोग करता नहीं, गधा सब गधे ही लोग हैं, सब गधा ही लोग हैं। यहाँ तक किसको दिक्कत है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना से कैसे पूछेगा? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो कहना सतलज नदी पर है। या पूछेगा भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो कहना सतलज नदी पर है। कब बना था? 1948 में बना था। पूछेगा कि बताओ ये कहाँ पर, किस राज्य में है? कहना हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर, हिमाचल प्रदेश या पंजाब के बॉर्डर पर। फिर बोलेगा ये भारत का सबसे ऊंचा है, कितना लंबाई इसका? 226 मीटर। बोलेगा बताओ भाखड़ा नांगल बांध से कितना मेगावाट का बिजली उत्पादन होता है? तो बोलना 1275। फिर पूछेगा भाखड़ा नांगल बांध से कितने राज्य लाभान्वित हैं? तो बोलना हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि दिल्ली है और उत्तराखंड है। कोई दिक्कत जी? सर कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो आगे आ जाओ। और वो भाई साहब कितना मत मौका नहीं देने का, इधर आने का तुम। तो चलिए सरकार आ जाइए, अपने पुराने वाले हवेली पे चलते हैं। तीसरा जो हमारा है हीराकुंड परियोजना, वह हीराकुंड बांध। कौन सा बांध की बात करेंगे? हीराकुंड बांध, यानी हीराकुंड परियोजना उसको बोलते हैं। क्या बोल देंगे? हीराकुंड परियोजना। अब हीराकुंड में समझो, सब हीरा मोती लेकर फरार हो जाएगा सब। यहाँ देख, पहला सवाल पूछेगा कि हीराकुंड जो बांध है वो किस नदी पर बनाया गया? महानदी पर। तो ये बनाया गया महानदी पर। किस पर है? महानदी पर। महानदी पर बनाया गया। कहाँ बनाया गया? तो हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। ये कहाँ है सर? उड़ीसा में। ये है उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है रे? उड़ीसा में। उड़ीसा में है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। ठीक है। अब भारत में तुम लोग को पता है ना उड़ीसा कहाँ पर है? ध्यान में है कि नहीं? बता जल्दी से। आए? यस सर जी। ढूंढ के बताओ, हमें नहीं पता है। उसके बाद बताओ, हम पूछेंगे कि बता हीराकुंड बांध जो है वो भी बिजली उत्पादन करता है। कितना करता है? 70। हाँ, ये बिजली उत्पादन करता है। कितना बिजली उत्पादन में ये आगे है? 270 मेगावाट। अब भाखड़ा नांगल बांध कितना कर रहा था? 226।
तो उसका हाइट है रे। तो 1275। हाँ देख ध्यान से, तो लोग तुरंत बड़ा भूल जाते हैं। 1275 कितना है? तो 1275। सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? भाखड़ा। भाखड़ा। हाँ भाखड़ा नांगल जो है वो 1275 कर रहा था। कितना कर रहा था? 1275 कर रहा था। कोई दिक्कत नहीं। आप ध्यान से देखो, फिर बोले ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। विश्व का सबसे लंबा बांध है। विश्व का सबसे लंबा, ठीक है ना, विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। हाँ विश्व का सबसे लंबा बांध। सबसे लंबा बांध है। कितना है इसका? 480 मीटर। 4801 मीटर है बोक्का। 4801 मीटर है। 480 है, 4801 मीटर। तू लोग उड़ीसा मिला यहाँ कहीं? नहीं मिला तो देख दिखाते हैं यहाँ। ये उड़ीसा दिखा दिया रे, कुछ है? अरे दिखा, यहीं पर महानदी पर उड़ीसा में ही तुम्हारा बनाया गया है कौची? हीराकुंड बांध, जो कितना बिजली उत्पादन करता? 270। पूछेगा कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? बोलना महानदी पर है। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? बोलना उड़ीसा राज्य में है। हीराकुंड बांध जो है वो कितना बिजली उत्पादन करता है? 270। फिर पूछेगा विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो बोलना हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है? अगला सवाल, अगला हमारा तुंगभद्रा। हाँ तुंगभद्रा के बाद में देख, तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना, हाँ तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना के बारे में सुनो। तो देखो सबसे पहला सवाल, नाम है तुंगभद्रा। जे नदिया पर बना है ना ज्यादातर, जो बंधवा है उसका नमक पड़ गया है, ठीक है। तो पूछेगा तुंगभद्रा बांध कहाँ है, ठीक है ना। तो कहाँ है? तो बोलना तुंगभद्रा बांध जो है वह बनाया गया है कहाँ? कौन सा नदी पर? तो तुंगभद्रा नदी पर। कौन सा नदी पर? ये बना गया है तुंगभद्रा नदी पर। कौन सा नदी पर? तुंगभद्रा नदी पर। अब पूछेगा तुंगभद्रा नदी कहाँ है? कर्नाटक में। तो ये है कर्नाटक में। कहाँ है रे? कर्नाटक में। हाँ तुंगभद्रा जो नदी है वो कहाँ है? कर्नाटक में। और कर्नाटक कहाँ है? देखिए जरा मैप में, कर्नाटक देखिए यहाँ दिखा देगा तुमको। देखो ये कर्नाटक है, दिखा? ये वाला भाग क्या है? कर्नाटक है। और यहीं पे बनाया गया है कौन सी? तुंगभद्रा बांध। कहाँ बनाया गया? तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया है ना। याद रखो ये कर्नाटक जो है उत्तर में है कि दक्षिण में है? दक्षिण में है ना। देख नीचे वाला दक्षिण पर वाला उत्तर दक्षिण में है, इसलिए इसको बोलते हैं कि दक्षिण भारत। क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना है। क्या है? दक्षिण भारत का परियोजना है। हाँ दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना है। हाँ परियोजना है। यानी पूछेगा बताओ दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना, तो बोलना तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना। कोई दिक्कत है? अब इससे लाभान्वित राज्य कौन होगा? तो पड़ोसवा होगा। तो देख ये कर्नाटक तो खुद है ना। एक बगल में कौन है? आंध्र प्रदेश। ये दोनों का लाभ हो जाता है, दोनों को यहाँ तक दोनों का लाभ हो जाता है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक क्या होता है? लाभ मिलता है। तो लाभान्वित राज्य, लाभान्वित राज्य कौन कौन है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अब देखो हीराकुंड बांध याद रखने का आसान तरीका है। पूछेगा हीराकुंड बांध कौन नदी पर है? देख जिसके पास हीरा रहता है वो महान होता है ना। और देख तोरा अगर हीरा मिल जाएगा तो तू रहेगा, तू उड़ जाएगा तो उड़ीसा, उसे उड़ीसा। आप बताओ तू लोग, हीराकुंड बांध है तो हीराकुंड बांध अगर तुमको मिल जाएगा तो तू अमीर भी बन जाएगा ना, ढेर सारा पैसा भी लेगा। और पैसा लेकर फड़ा 1 2 3 उड़ तो उड़ीसा याद रखे, ठीक है। हीराकुंड बांध कहाँ है? जब हीरा मिलेगा तो तुम महान बन जाएगा ना, तो मतलब महानदी। कौन सा नदी? महानदी। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो तुंगभद्रा तुम लोग को पढ़ा दिया ना। अब एक आता है नागार्जुन। कौन सा आता है? हाँ इनको वाला काम कर रहा कोई? नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना, ठीक है जी। नागार्जुन सागर परियोजना। सबसे पहला सवाल होता है कि नागार्जुन सागर परियोजना है कहाँ? है कहाँ? तो कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर है। कौन सा नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी पर। कोई दिक्कत है?
तो समझ में आ गया सर कृष्णा नदी पर है। और ये है कहाँ? तो ये है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर। एक सेकंड रुको। देखो आंध्र प्रदेश कहाँ पर है, ढूंढो पहले। आंध्र प्रदेश हुआ है सर जी। आंध्र प्रदेश यही है, कर्नाटक बगल ये आंध्रा। तेलंगाना का नहीं तो देख तेलंगाना ये है। तो आंध्र प्रदेश यही बीच में बनल है। कौन चीज? नागा अर्जुन सागर परियोजना कहाँ बनल है? यही दोनों के बॉर्डर पे, ये दोनों के तो ये कहाँ है? तो ये है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर। कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर। कहाँ है? बॉर्डर पर है। कोई दिक्कत आता क्या? नहीं समझ में आ गया ना? हाँ। अब इससे भी लाभान्वित राज्य होगा, तो यही तो लोग खुद है। एक मिल रहा है। तो लाभान्वित राज्य कौन कौन है? तेलंगाना और लाभान्वित आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तो है तेलंगाना। कौन है? तेलंगाना और खुद आंध्र प्रदेश। तेलंगाना और खुद आंध्र प्रदेश। कोई दिक्कत है सर? नहीं। आप कहाँ लिखे? अब स्क्रीनशॉट मारने के लिखते जाएगा। एक होता है चंबल, क्या होता है? चंबल घाटी परियोजना। चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल नदी घाटी परियोजना। अब पूछेगा तो ये पूछेगा नागार्जुन तो बता देगा ना। पूछेगा नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ है तो कहना कृष्णा नदी पर। पूछेगा नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य में है? बोला आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर। फिर पूछेगा नागार्जुन सागर परियोजना से कौन कौन राज्य को लाभ मिल रहा है? तो बोला तेलंगाना को और आंध्र प्रदेश को। फिर पूछेगा चंबल घाटी परियोजना, चंबल बांध जो बनाया गया, चंबल घाटी जो परियोजना वो कहाँ है? किस नदी पर है? चंबल नदी पर। तो कहना चंबल नदी पर। कौन सा नदी पर? चंबल नदी पर। कौन सा नदी पर है? चंबल नदी पर। ये है कहाँ? राजस्थान। देख राजस्थान कहाँ है? देखो दिखा दे रहा है बड़ा वाला। देख देखो पीला पीला, यही हमारा राजस्थान। क्या है रही? यही हमारा है राजस्थान। यहीं पर तुमको क्या मिलता है? यहीं पर चंबल घाटी बालू मिलता है। राजस्थान बालू तो है ही रे भुक्खा कहीं का। चंबल नदी वहीं पर है। इधर चंबल नदी जो है ना वहीं से निकल के जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर तुमको मिलेगा ना, यहाँ पर जो बांध है, यहाँ पर जो बांध जो यहाँ से जैसे बांध गया है जो आया है, ठीक है ना। एक में तीन गो है। क्या गो है? तीन गो बांध है और तीनों का अलग अलग नाम है, ठीक है ना। तो हम क्या बोल रहे थे कि राजस्थान में कहाँ है? पहले देखो ये राजस्थान में कहाँ है? राजस्थान। और राजस्थान में जो नदी गया यहाँ पे कितना बांध है? तीन बांध है। तो इसमें 3 बांध है। इसमें 3 बांध है। नीचे दिख रहा है क्या? नहीं, ये दिखा है, यहाँ तो दिख रहा है। हाँ बस यहाँ तो दिख रहा है ना। तो इसमें कितना बांध है रे? 3 बांध है और तीनों का नाम बता देते हैं, ठीक है ना। तीनों का नाम यहाँ पर लिख देते हैं। गांधी सागर बांध। पहला क्या है? गांधी सागर बांध। पहला है गांधी सागर बांध। दूसरा राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप होगा। राणा प्रताप सागर बांध। तीसरा जवाहर सागर बांध। हाँ, जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध या फिर इसको कोटा बेराय बांध भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कोटा बेराय बांध। तो दिक्कत चंबल का है। किसका लिखा है? हम चंबल का है। तो लोग लाइव ध्यान दो। चंबल का ये किसका है? या तो नीचे लिखे या जगह में तैयार लिख दिया तो लिख लेगा तो लोग, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आया तो लोग? कोई दिक्कत है? अब 1 2 और बचल है, उसके बाद बिहार में 3 को बचल है, बताएंगे हो जाएगा खत्म। चलो फटाफट तुम लोग स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। चलो ध्यान दो। अब हम पढ़ेंगे इसमें श्रावती नदी। कौन सा नदी? श्रावती नदी घाटी परियोजना। तो ये किस नदी पर है? तो याद रखो, सिंपल पूछेगा डायरेक्ट तुमसे कि श्रावती नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो बोलना श्रावती नदी पर। कौन सा नदी पर? श्रावती नदी पर। श्रावती नदी परियोजना। दूसरा जो पूछ सकता है आपसे कि ये कहाँ है? कर्नाटक में। तो सीधे बोल देना कहाँ है रे? कर्नाटक। कर्नाटक में। खत्म। इससे ज्यादा इसमें नहीं पूछेगा। अगला रिहंद नदी घाटी परियोजना। ये पहली बात है कि रिहंद नदी घाटी परियोजना जो है
वो किस नदी पर है? यूपी में है। यूपी। तो रिहंद नदी पर ही है। कौन सा नदी पर है? रिहंद नदी पर। कौन सा नदी पर? हाँ। रिहंद नदी पर। ये कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में। कहाँ है रे? उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। उत्तर प्रदेश बोले तो यूपी। यूपी, यस, ये उत्तर प्रदेश में है। तीसरा पूछेगा, बताओ रिहंद नदी कहेगा, रिहंद नदी किसका सहायक नदी है? तो कहना सोन नदी का। किसका? सोन नदी का। हाँ, रिहंद झील बनता है। नदी सोन नदी का क्या नदी है रे? सहायक है। क्या है? सहायक नदी है। कोई दिक्कत नहीं। अब रिहंद नदी के पीछे, नदी में अगर बांध बनाएंगे तो पीछे झील बनेगा नहीं बनेगा? हाँ, तो रिहंद नदी के पीछे झील बनता है, यानी नदी के पीछे क्या बनता है? झील। झील। रिहंद नदी के पीछे, रिहंद नदी के पीछे झील बनता है। क्या बनता है? पीछे झील बनेगा। वो झील, तो जो झील बनेगा, झील का क्या नाम है? गोविंद चलिए बता। गोविंद बल्लभ पंत झील। गोविंद बल्लभ पंत झील। बल्लभ। हाँ, गोविंद बल्लभ पंत झील। गोविंद बल्लभ पंत झील। और ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, याद रखना, ठीक है ना। ये जो झील है ये भारत सबसे बड़ा कृत्रिम, मतलब इसको आदमी की तरह बनाया गया है। कृत्रिम झील है। आदमी की तरह, आदमी के द्वारा जो प्राकृतिक अपने आप बना, प्राकृतिक हो गया, जो आदमी के द्वारा बनाया गया। बांध बने चला बन गया है तो मनुष्य के द्वारा बनाओ तो कृत्रिम झील। कौन सा झील? भारत का। अब याद रखना, बिहार में 3 गो परियोजना है सब। जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एगो है सोन परियोजना, कोसी है, एगो है कोसी परियोजना, एगो है गंडक परियोजना। ये पूछता है कि बिहार में टोटल नदी घाटी में कितने परियोजना? तो कहना 3, सोन, कोसी, गंडक। अब पूछेगा बिहार में सबसे पुराना परियोजना कौन है? तो कहना सोन। कौन है? सोन। चल हम फटाफट देखेंगे सोन परियोजना के बारे में, ठीक है ना। चलो, सोन परियोजना। कौन परियोजना? सोन अब परियोजना। हम बिहार में आ गए लेके आप लोग को, ठीक है ना। ऐसा परियोजना बड़ी बनी है रे, परियोजना बहुत है, लेकिन तोनी के बुक में जितना देगा उतना पढ़ेगा। परियोजना, सोन परियोजना, ठीक है। चलो, तो सोन परियोजना दिया तो सबसे पहले सवाल यहाँ से खड़ा हुआ कि सोन परियोजना किस नदी पर है? सोन नदी पर। सोन नदी। तो बोलिएगा सोन नदी पर। कौन सा नदी पर? दूसरा जो सवाल पूछेगा बताओ सोन नदी कहाँ है? मध्य प्रदेश। जो सोन नदी हमारा होता है वो कहाँ से कहाँ निकलता है? तो मध्य प्रदेश में एक जगह है अमरकंटक। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की चोटी से निकलता है। देखो मध्य प्रदेश दिखाते हैं तुम लोग को, ये दिखाई दे रहा है मध्य, यही है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में यहीं पर से निकलता है अमरकंटक के चोटी से। अमरकंटक के चोटी से निकलता है कौन सा? सोन नदी। कौन सा? सोन नदी निकलता है। तो यह निकलता है कहाँ से? तो निकलता है मध्य प्रदेश के अमरकंटक। मध्य प्रदेश के अमरकंटक के चोटी से निकलता है। अमरकंटक के चोटी से निकलता है। पर्वत है, चोटी से, चोटी की तरह हो गई। पर्वत के ऊंची भाग को चोटी में बोला जाता है, ठीक है। चोटी से निकलता है। और दूसरा बिहार का पूछेगा, बिहार का सबसे पुराना परियोजना तो कहना सोन परियोजना। सोन परियोजना बिहार का सबसे पुराना परियोजना, तो लिखना कि बिहार का सबसे पुराना परियोजना है। बिहार का सबसे पुराना परियोजना है। कोई दिक्कत? इसके पीछे भी झील बनता है, बांध, सागर बांध। हाँ, तो इसके पीछे झील बनता है। इसके पीछे झील बनता है। हनुमान नगर मसौढ़ी। उसको क्या बोलते हैं? बांध, सागर बांध। हाँ, उसको बोलते हैं बांध, सागर बांध। क्या बोलते हैं? बांध, सागर बांध। बांध, बांध, सागर बांध। सोन से इतना ही पूछेगा, से ज्यादा नहीं पूछेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक है? नहीं। तो पूछ देगा सोन परियोजना कहाँ है? तो सोन नदी पर है ना। किस राज्य में है? तो बता देना मध्य प्रदेश। कहाँ से निकलता है सोन नदी? तो बोलेगा मध्य प्रदेश का अमरकंटक के चोटी से। बिहार का सबसे पुराना परियोजना तो सोन नदी परियोजना, ठीक है ना। अब चल अगला देखो। अगला क्या बोले थे हम? कोसी। दूसरा क्या है? कोसी परियोजना। कौन सा परियोजना है? कोसी परियोजना। कोसी परियोजना। अब कोसी परियोजना को ध्यान से सुन।
पहला चीज की कोसी परियोजना को क्या, कोसी नदी को क्या कहते हैं? पहली बात की कोसी परियोजना किस नदी पर होगा? बिहार का शोक न कोसी नदी पर। आए? बिहार कोसी नदी पर रहेगा। किस नदी पर है? कोसी नदी पर। तो बिहार का शोक हम किसको बोलते हैं? कोसी नदी। कोसी नदी को, यानी कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का शोक, बिहार का किसको बोलते हैं रे? कोसी नदी। कोसी नदी को। ये बिहार का शोक हम किसको बोलते हैं? तो कोसी नदी को बोलते हैं। और ये बांध करता कुछ है, ये जो कोसी नदी पर जो बांध बनाया गया, बांध का क्या काम है? तो बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए, बाढ़ को, क्योंकि बाढ़ से बचने के लिए बांध बचता है। हाँ, तो बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए हम इस बांध को बनाए हैं। किस बांध को? कोसी नदी पर जो बांध बनाया गया है वो बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। और साथ में से क्या होगा? तो विद्युत उत्पादन के लिए इसका प्रयोग करेंगे, यानी विद्युत उत्पादन भी करता है, करेगा ना? हाँ, विद्युत उत्पादन के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए भी हम इसको बनाए हैं। और ये मिलेगा कहाँ कहाँ पर? नेपाल और बॉर्डर तो ये मिलेगा नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर। नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर, देखो नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर ध्यान से देख। हमारा भारत प्यारा, देख हमारा ये नेपाल है, कहाँ है? उजलका वाला कोची है रे? नेपाल है। ये हमारा बिहार है, क्या है? यही बॉर्डर पर मिलता है, यही बॉर्डर पर मिलता है। कौन सा? कोसी। क्या मिलेगा? हाँ, कोसी मिलेगा। तो नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर, नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर, नेपाल और बिहार के, नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर। और ये नेपाल में कहाँ बना हुआ है? नेपाल में किस जगह बना हुआ है? तो नेपाल में एक जगह हनुमान नगर, क्या है? हनुमान नगर। हाँ, नेपाल के हनुमान नगर में बांध बनाया गया, ठीक है ना? तो नेपाल के हनुमान नगर में, नेपाल के हनुमान नगर में क्या बनाया गया है? बांध, कोसी नदी पर। जो कोसी नदी पर बनाया गया है, कोसी नदी पर नहर है। लिखना भूल गए थे क्या ऊपर? कोसी नदी। कोसी नदी पर है। कौन सा नदी पर है? कोसी नदी पर। कोई दिक्कत यहाँ तक है? नहीं। अब एगो लास्ट बचता है हमारा कुछ, गंडक। गंडक नदी घाटी परियोजना। हाँ, गंडक नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी। अरे भी हिमालय से निकलता है कोसी नदी, याद रखो। और जाके अंतिम गंगा में मिल जाता है, ठीक है? अंतिम गंगा में क्या होता है? मिल जाता है। और गंडक भी हिमालय से निकलेगा। यहाँ देख, गंडक नदी भी हिमालय से निकलेगा। और गंडक नदी के बारे में पूछा कि बताओ, गंडक नदी किस बांध जो बनाया गया वो किस नदी पर है? जाहिर सी बात है कि गंडक नदी है तो गंडक नदी पर बनेगा बांध। उसी बारे में तो पढ़ ही रहे हैं, पढ़े नहीं पढ़ रहे हैं? फिर पूछा कि बताओ ये कहाँ से निकलता है? तो ये हम बता रहे थे, ये हिमालय से निकलता है। कहाँ से निकलता है? ये हिमालय से निकलता है, यानी हिमालय पर्वत से निकल करके ये जाता है यूपी। कहाँ जाता है? यूपी। और बिहार के साथ साथ ये कहाँ चल जाएगा? एकदम यूपी और बिहार से सीमा बनाएगा, ठीक है ना? देख, बिहार में मिल जाता है। हम क्या बोल रहे थे? गंडक नदी ना, हम बोल रहे हैं कि ये हिमालय से निकलता है। कहाँ से निकलता है? हिमालय से। यही ना हिमालय, देख इसी ना है, ये हिमालय से निकलता है। और हिमालय से निकलते हुए कहाँ जाता है? जैसे यहाँ से हिमालय से निकला हिमालय, ठीक है? आया यूपी में हो गया, यूपी से होते हुए कहाँ चल जाएगा? बिहार में। कहाँ जाएगा? अब बिहार में आकर के कहाँ मिल जाएगा? गंगा नदी में। कहाँ मिल जाएगा? गंगा नदी में आकर के मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ समझ मिल जाएगा। और ये कहाँ, और बिहार में भी आके कहाँ मिलेगा? तो बिहार में पश्चिमी चंपारण, तो लोग बताए हैं। तो बिहार में पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में क्या हो जाता है? आकर के मिल जाता है ना? यानी गंडक नदी कहाँ से निकलता है? तो हिमालय के पर्वत से निकलकर यूपी, हिमालय पर्वत से निकलकर यूपी और बिहार के साथ सीमा, बिहार के साथ सीमा बनते हुए गंगा नदी बिहार में मिल जाता है। सीमा बनाते हुए गंगा नदी में बिहार मिल जाता है। तो देखो यहाँ तक। और ये कहाँ? बिहार में भी कहाँ पे? पश्चिम चंपारण। हाँ, पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में बनाया गया, ठीक है ना? जो बांध है तो बिहार के पश्चिमी, हाँ यही क्या है, पश्चिमी चंपारण के
वाल्मीकि नगर में यह बांध बनाया गया है। वाल्मीकि नगर में यह बांध जो है क्या किया गया है, बनाया गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक है नहीं। अब जो जो इम्पोर्टेंट था हम सब लिखा दिया, अभी हो गया खत्म। अब कुछ कुछ पॉइंट्स है इम्पोर्टेंट्स जो तुम लोग को बता देते हैं, तुम लोग लिख लेना, ठीक है ना। जैसे पॉइंट्स याद रखेगा, एक होता है राष्ट्रीय पेयजल योजना। राष्ट्रीय पेयजल योजना, राष्ट्रीय पेयजल योजना। सबसे पहले पूछेगा कि इसका आरंभ कब हुआ, मतलब शुरुआत आरंभ कब हुआ था? 1986। 1986। बाद में इसका नाम बदल दिया, राजीव गांधी। हाँ, नाम बदल क्या रखा? राजीव गांधी पेयजल योजना। तो राजीव गांधी पेयजल योजना, राजीव गांधी पेयजल योजना। और एक होता है, याद रखना, 1951। राष्ट्रीय जल संरक्षण। राष्ट्रीय जल ये कब हुआ था? 1999। 1991। एक होता है राष्ट्रीय जल संरक्षण, 1987। याद रखना, पूछेगा राष्ट्रीय जल संरक्षण कब बना? 1987। 1987 में बना था। और देखो, जल को संरक्षण करने के लिए बहुत सारे राज्य जो है अपना अपना तरीका से काम करता है, जिसमें से एक राजस्थान है। क्या है? राजस्थान है। तो राजस्थान में जैसे बारिश का पानी आ गया मान लो, ठीक है, तो बारिश का पानी खेत में कैसे जम के रहेगा, दूसरे खेत में नहीं जाने का, मतलब बर्बाद नहीं हो, उसके लिए क्या करता है, लोग चारों पट्टी से आड़ी बनाता है। क्या बनाता है? आड़ी बनाता है। तो उसको हम बोलते हैं खादिन। क्या बोलते हैं? खादिन। क्या बोलते हैं? खादिन। या फिर उसी को बोल सकते हैं, और बोलता है दूसरा भाषा में जोहर। क्या बोलते हैं? जोहर। या टंका भी होता है। टंका राजस्थान में क्या करता है, बारिश के पानी को जमा करने के लिए जमीन में खोद करके और अंदर में पानी जमा करता है, मतलब गड्ढा बनाता है, टंकी जैसा बनाता है, उसको बोलते हैं टंका। क्या बोलते हैं? टंका। तो ये सब याद रखना तुमको साइड से। तो दिक्कत यहाँ तक। उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश हो गया या जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है। हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर, या जम्मू कश्मीर, इधर भी जो है ना, इधर भी क्या है, बारिश के पानी को जमा करता है। हाँ, इधर भी बारिश का पानी को क्या करता है, सब लोग जमा करता है। क्या करता है? जमा करता है। तो इसको बारिश का पानी को जमा करने की विधि को क्या कहते हैं? गुल या कुल। गुल या कुल। हाँ, बारिश के पानी को जमा करते उसको बोलते हैं गुल। बोलते हैं गुल या कुल कहते हैं। गुल या कुल कहा जाता है। और कोई राज्य तो ऐसा है ना जो एकदम कानूनन रूप से अनिवार्य कर नियम बना दिया है, जैसे तमिलनाडु। पूछिए रे, तमिलनाडु। तो पूछेगा कि बताओ कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पे वर्षा जल पानी को संरक्षण करने का नियम बना है? तो बोला तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में वर्षा जल को संरक्षण करने का नियम बना है। तमिलनाडु कहाँ है? दिखा देते हैं। देखो तमिलनाडु यहाँ है, हरा वाला दिखाता है, हरा वाला ये हमारा कोची है, तमिलनाडु है। और यहीं पर जो है तुम्हारा बारिश के जल को सरकार ने घोषणा कर दिया है कि तुम लोग जो है बर्बाद करेगा तो तुम लोग पर केस हो जाएगा, फाइन हो जाएगा। मतलब जल संरक्षण का नियम यहाँ पे बना दिया है। जल संरक्षण का नियम यहाँ पर बना के रखे हुए है, कोई दिक्कत नहीं। और याद रखना एक चीज, एक ये पॉइंट में लिख लेना, रोहतास जिला याद है तुम लोग को, जहाँ से बच्चा अपना लाइफ में जुड़ता भी है ना। रोहतास जो है बिहार के चावल का कटोरा कहा जाता है। रोहतास को बिहार का चावल कटोरा बोलता, बिहार के चावल का कटोरा, बिहार का चावल का कटोरा रोहतास को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? रोहतास को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? रोहतास को बोलते हैं। चावल का कटोरा रोहतास को बोला जाता है। एक भूशास्त्री था, उसको कहाँ पर लिखते हैं? एक था भूशास्त्री। उसका क्या नाम था? उसका नाम था तुम्हारा फोल्कन मार्क। क्या नाम था रे? फोल्कन मार्क। कहाँ का था? स्वीडन का था। कहाँ का था? स्वीडन का था। इसके हिसाब से कहा जाता है, इनके अनुसार कहा गया कि अगर किसी भी देश में प्रति व्यक्ति
प्रति व्यक्ति पानी या जल, प्रति व्यक्ति पानी या जल। अगर 1000 घन मीटर नहीं है, 1000 घन मीटर नहीं है, कितना रे, 1000 घन मीटर मीटर क्यूब अगर नहीं है ना, तो वह जो देश है वहां पर पानी का अभाव है। जिस देश के लोग रह रहे हैं और हर देश के व्यक्ति को, हर इंसान को अगर दिन भर में 1000 मीटर क्यूब यानी 1000 घन मीटर पानी मिल रहा है, तो समझो कि वहाँ पानी का अभाव नहीं है। लेकिन अगर इससे कम किया तो वहाँ पे पानी का अभाव हो जाएगा। इनके अनुसार, किनके अनुसार, होल्कन मार्क के अनुसार। तो बस इतने था, चैप्टर हो गया खत्म। इसका करा देंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो लोगों को क्लास अच्छा लगा तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो। शाम में 6 बजे लाइव होता है, जरूर, ठीक है। हर रोज सुबह शाम में 6 बजे। क्लास 10 के बच्चों को बहुत लाभदायक होगा, एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। ऑब्जेक्टिव जानते हो ना कितना इंपॉर्टेंट रखता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।